Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, वो कंपाउंड जिसमें कि COOH समूह पाया जाता है। COOH समूह वाले सभी यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिनके नामकरण के लिए हमने बताया कि ओइक अम्ल लिखा जाता है। तो कोई भी एक कार्बन से 2 कार्बन से युक्त समूह है, उसमें ओइक वर्ड जोड़ा जाता है। इन कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर होती है, जिसको हमने समझ लिया बच्चों। अब ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि नेम रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से देते हैं। उनमें से एक है हेल-वेलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। बच्चों, हेल-वेलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एल्केनोइक एसिड्स की जब किसी भी हैलोजन के साथ में निम्न ताप पर धीरे धीरे अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन उच्च ताप पर लाल फास्फोरस की बहुत ही कम मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया तेज हो जाती है और हम देखते हैं कि अल्फा हेलो अर्थात क्लोरो ब्रोमो एल्केनोइक एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया मेथेनोइक एसिड नहीं देता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। इस तरीके से इस अभिक्रिया में हमने दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे एसिड्स प्राप्त होते हैं। इसमें देखा जाता है कि जब लाल फास्फोरस काम में लिया जाता है तो रेड फास्फोरस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलाइड्स में बदल देता है, और जो कि दूसरे एसिड्स की तुलना में अधिक रिएक्टिव होता है, और इसमें अल्फा हेलोजनेशन सुगमता से हो जाता है। इस अभिक्रिया की हम मैकेनिज़्म देखें तो इस मैकेनिज़्म में क्या होता है, सबसे पहले रेड फास्फोरस हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करके उसका कंपाउंड बना लेता है। फिर ये PBr3 उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है और हमें प्रोपोनाइल, यदि हम प्रोपोनोइक एसिड लेते हैं तो प्रोपोनाइल ब्रोमाइड बनाता है। और ये प्रोपोनाइल ब्रोमाइड फिर हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करता है, और उत्पाद में बना हुआ ये हमारा प्रोपोनाइल ब्रोमाइड बार बार प्रयुक्त होता रहता है। अतः अभिक्रिया की गति तेज होती रहती है जब तक कि पूर्ण अम्ल अल्फा हेलोजनेटेड नहीं हो जाता। तो इस तरीके से इसमें हेलोजनेशन किया जा सकता है। और बच्चों, देखते हैं कि ये नेम रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, और ये हेलोजनेटेड कंपाउंड्स में बनाने में सिंथेसिस में काम आती है। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अम्ल से अम्ल क्लोराइड बनाने के लिए साधारणतया अम्लों की अभिक्रिया हम PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ में कराते हैं, और ये सभी अभिकर्मक के अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके एसिल क्लोराइड, जिनको कि अम्ल क्लोराइड कहा जाता है, अच्छी मात्रा में बनाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में हम बच्चों देख रहे हैं कि एसिड की जब PCl3 या SOCl2 के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें अम्ल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। इनकी अभिक्रिया की क्रियाविधि समझें। मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज़्म में हम क्या देखते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड की जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं तो सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों, ये आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, एसिल क्लोरोसल्फाइड। ये एसिल क्लोरोसल्फाइड में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, और इस कारण से जो डबल बॉन्ड द्विबंध के इलेक्ट्रॉन हैं, पाई बॉन्ड, कुछ आंशिक रूप से ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, आंशिक रूप से विद्युत ऋणात्मक हो जाता है।
और ये क्या करेगा, मध्यवर्ती क्लोराइड आयन के द्वारा निम्न प्रकार से नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और हमको एसिल क्लोराइड्स या अम्ल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों, एसिड्स के द्वारा हम एस्टर्स का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग बहुत कंपाउंड्स के सिंथेसिस में किया जाता है जो कि हमारे केमिस्ट्री में काम में आते हैं। एक है एस्टर्स के लिए एल्केनॉल से भी बना सकते हैं हम। एल्केनॉल्स से बनाने के लिए एल्केनोइक अम्ल एल्केनॉल के साथ में उत्प्रेरक सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केनोइड बनाते हैं। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि जब एसिड को हम एल्कोहल्स के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं और एसिड्स को एल्कोहल्स के साथ में अभिक्रिया कराने पर एस्टर्स फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया क्या होती है, एसिड के द्वारा कैटेलाइज की जाती है। तो अभिक्रिया में बने हुए जल को हटाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती चली जाएगी और ये एक हम इसके द्वारा काइनेटिक स्टडी भी कर सकते हैं। एस्टर की जितनी अधिक मात्रा प्राप्त होगी हम अभिक्रिया में बने हुए जल को हटाते जाएंगे और इस अभिक्रिया में जल का अणु बनने में अम्ल से OH तथा अल्कोहल से H परमाणु का योगदान हो रहा है। इसको हम अभिक्रिया में क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं। जब एसिटिक अम्ल में O18 का मेथनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो फलस्वरूप बने हुए मिथाइल एसीटेट में O18 ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि एसिटिक एसिड में COH बंध टूटता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध, इसकी अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध ब्रेक होता है और हमें एस्टर्स की प्राप्ति होती है। तो जब एल्कोहल्स एसिड्स के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार यदि एल्किल हैलाइड्स को काम में लिया जाए, एल्किल हैलाइड्स भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण जब एल्किल हैलाइड्स के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केनोइड बना लेते हैं। इस प्रकार हमें एसिड और एसिड की डेरिवेटिव भी प्राप्त हो जाते हैं। एसाइल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया हो जाती है और एस्टर्स बनते हैं। अभिक्रिया में जो HCl बनता है उसको अवशोषित करने के लिए हम पिरिडीन दुर्बल क्षार के रूप में प्रयुक्त करते हैं और पिरिडीन के प्रयुक्त करने से बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अवशोषित हो जाता है। यदि बेंजाइल क्लोराइड काम में लेते हैं तो हमें इथाइल बेंजोएट प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्टिविटी बहुत अधिक है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम एनहाइड्राइड्स के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल एनहाइड्राइड एल्कोहल से शीघ्रता से अभिक्रिया करेंगे और एस्टर्स बनाएंगे। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड की बेंजिल अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी किया जा सकता है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन अर्थात हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एस्टर्स एवं हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले अल्कोहल्स के मिश्रण को आश्रित करें तो हमें निम्न बॉइलिंग पॉइंट के अल्कोहल्स आश्रित हो जाएंगे अलग अलग। इस अभिक्रिया के द्वारा
इनको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। एल्कीन्स की जब रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में तो भी हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। जब एल्केनोइक एसिड की एल्कीन के साथ में उत्प्रेरक बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल एल्केनोइड देते हैं, अर्थात आइसोब्यूटाइलिन एल्केनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके टर्शरी ब्यूटिल एल्केनोइड बनाता है। जब एल्केनोइक अम्ल का मिथाइल प्रोपीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टर्शरी ब्यूटिल एथेनोइड प्राप्त होता है। और डायज़ोमेथीन के साथ में अभिक्रिया कराने पर भी एस्टर की प्राप्ति होती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को डायज़ोमेथीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मिथाइल एल्केनोइड बन जाता है। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं के द्वारा एस्टर की सिंथेसिस की जा सकती है। जब एसिड एमाइड्स सिंथेसिस ऑफ एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड का भी सिंथेसिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से किया जाता है। ये हम भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं में देख सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके उसकी संगत अमोनियम लवण बनाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत कम क्रियाशीलता होने के कारण जलीय माध्यम में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो जल को वाष्पित कर देते हैं और शुष्क जल को गर्म करने पर उसमें से जल निकल जाता है और हमको एमाइड प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये विधि एमाइड बनाने की प्रयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इसमें एमाइड की मात्रा बहुत कम बनती है और यदि अभिक्रिया डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाईएमाइड की उपस्थिति में करें तो एमाइड बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में हमने देख रहे हैं कि बेंजामाइड या एसीटामाइड बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर भी एसिड एमाइड बन सकते हैं। अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन अम्ल क्लोराइडों से शीघ्रता से अभिक्रिया करके एमाइड एवं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाते हैं और अभिक्रिया में बने हुए HCl को हम उदासीन करने के लिए अमोनिया या एमीन की अधिकता लेते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें तो इस क्रियाविधि के द्वारा हमें एमाइड्स प्राप्त हो जाते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करते हैं तो हमें एसिड एमाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं हम बच्चों। इसी प्रकार एस्टर से अभिक्रिया कराने पर भी हमें एमाइड प्राप्त हो रहे हैं। जब अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से अभिक्रिया करके एमाइड बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करवाया जाए, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें तो हम अलग अलग माध्यम में करने पर अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। सभी एल्केनोइक एसिड का रेड फॉस्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड से 433 केल्विन ताप पर उच्च दाब पर एल्केन्स में अपचयन हो जाता है और ये विधि एल्केन्स के बनाने में भी प्रयुक्त हो जाती है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराने पर भी हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स भी बन जाते हैं। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रयुक्त किया जाए तो हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, यदि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए तो देखा जाता है कि हमारे पास में एल्कोहल्स बन जाते हैं। यदि एल्केनोइक एसिड्स का हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट रुथेनियम या कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स बन जाते हैं। इन सभी के उसमें हम देखते हैं कि अपचयन के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो, और डीकार्बोक्सिलेशन मेन जो रिएक्शन है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें कि कार्बन व ऑक्सीजन निकल जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में
इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ में गर्म करके किया जाता है और हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ये विधि सर्वाधिक एल्केन्स को बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार कॉल्बे सिंथेसिस फॉर द हायर एल्कीन्स में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया जाता है, उनका विद्युत अपघटन करवाते हैं और हमें हायर एल्कीन्स प्राप्त होते हैं बच्चों। तो ये विधि हम बहुत अधिक प्रयुक्त करते हैं और हमें एल्कीन्स प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें कि इस विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनकी अभिक्रिया बहुत अल्फा स्थिति पर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है या बीटा कीटो अम्ल, तो उनको 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर शीघ्रता से डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। और यदि ये बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में R समूह के स्थान पर कोई अन्य समूह भी उपस्थित हो तो डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया इस प्रकार दी जा सकती है। तो बच्चों, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा हमें अधिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं और हम उनसे उनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है रिएक्टिविटी और द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।